Hello students, myself Dr. Yogita Chandrakar. Today's topic is thrombosis. लास्ट टाइम हमने बताया था इन्फ्लेमेशन, सेल इंजरीज क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आगे कार्डियक अरेस्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस को फॉर्म करता है, जो कि कार्डियक फेलियर, जिसके लिए एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बहुत सारे मेथड्स हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पर्सनस में क्रिएट होती हैं। तो व्हाट अबाउट द थ्रोम्बोसिस? थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास, मतलब सॉलिड मास का फॉर्मेशन। और ये जो सॉलिड मास है बाय द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, इट नोन एज थ्रोम्बस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। मीन्स ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उससे एक सॉलिड मास बन जाता है। ये सॉलिड मास जो होते हैं वो थ्रोम्बस होते हैं और इस प्रोसेस को बोला गया है थ्रोम्बोसिस। मीन्स ब्लड के जो कांस्टेंट होते हैं वे एक थ्रोम्बस फॉर्म करते हैं, ब्लड वेसल्स की वॉल के साथ में एडहेयर हो जाते हैं और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थ्रोम्बस। इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, और ये जो होता है वो इंट्रावेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल की इनर साइड पे होता है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर नहीं होता। दिस इज इंट्रावेस्कुलर एंड लोकलाइज्ड, पर्टिकुलर एरिया पर रहेगा। जनरलाइज मतलब पूरे कंप्लीट ब्लड वेसल्स में नहीं होता, एक पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर साइड्स पे ही थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। देन हीमेटोमा, हीमेटोमा इज एक्स्ट्रा वेस्कुलर। अगर इफ ब्लड वेसल्स के आउटर साइड पे है तो ये होगा एक्स्ट्रा वेस्कुलर कोगुलेशन। एंड आउटर साइड ऑफ कैपिलरी एंड पेरिफेरल वेस्कुलर कोगुलेशन, जो पेरिफेरल ब्लड्स होते हैं उसमें या फिर उसके जो वेसल्स होते हैं उसमें जो भी ब्लड फ्लो होता है, ब्लड कंस्टेंट होते हैं, उनका अगर कोगुलेट होना, दैट इज कॉल्ड हीमेटोमा। हार्मफुल इफेक्ट, फर्स्ट है इस्चेमिक इंजरी। इस्चीमिया मीन्स लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। तो इस्चेमिक इंजरी में ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी जो कि आगे कार्डियक अरेस्ट को, कार्डियक फेलियर को कॉज करता है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मीन्स टॉर्टोसिटी एंड जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वेन इन सर्कुलेशन। जो भी वेन होती है उस वेन में क्या हो जाती है, जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब उसका एक जो नॉर्मल कॉन्टोर होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता और वो थोड़ा मुड़ जाता है, उसका सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है इन थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म के कारण। पैथोफिजियोलॉजी, अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है थ्रोम्बस बनने पे, तो इन नॉर्मल फंक्शनिंग इंडोथेलियल वॉल इज आल्सो एक्ट एज एंटी थ्रोम्बिन। जो इंडोथेलियल वॉल होती है वो ऑलरेडी एक एंटी थ्रोम्बिन की तरह काम करती है, मीन्स किसी भी ब्लड को क्लॉट होने नहीं देती। एंटी थ्रोम्बिन प्रोसेस इज डन बाय द क्लॉटिंग फैक्टर। जैसे 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उसमें ऐसे फैक्टर जो कि कोगुलेशन को रोकते हैं, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते, ब्लड को प्रॉपर वे पे काम करने देते हैं। पूरे बॉडी के पार्ट्स में जितने भी फैक्टर्स होते हैं या फिर जो ब्लड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर पाती कि नहीं। हीमोफीलिया, एनीमिया एंड जितने भी आपके एक्स लिंक्ड एरेथेसिस डिसीज़ होते हैं, इन सभी में जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वे डिस्टर्ब हो जाते हैं। एनी चेंजेस एंड अल्ट्रेशन ऑफ एंडोथेलियल वॉल एक्ट एज थ्रोम्बोजेनेसिस। अगर एंडोथेलियल वॉल में कोई भी चेंजेस होता है या कोई अल्ट्रेशन होता है, मीन्स उसका जो वर्क होता है वो थोड़ा अपोजिट वे पे हो या फिर उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोजेनेसिस। इनिशियली होम्योस्टेसिस देन फॉलोड बाई फॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ थ्रोम्बस। फर्स्टली तो होम्योस्टेसिस क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, देन आफ्टर वहाँ पे थ्रोम्बस मास जो होता है वो फॉर्मेशन होता है। प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर, इंजरी टू द इंडोथेलियल वॉल। सबसे पहले होगा इसमें इंडोथेलियल वॉल में इंजरी का होना, क्योंकि थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है, सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा तो वॉल पे प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पे इंजरी क्रिएट हो सकती है। सेकंड है अल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्लो। अल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्लो मेनली होता है वीनस थ्रोम्बाई के अधिक होने पे। वीनस थ्रोम्बाई अगर मोर रहेगा तो अल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्लो होगा। अगर आर्टेरियल थ्रोम्बाई रहेगा तो टर्बुलेंस, मतलब अगर ब्लड में टर्बुलेंस होती है, उसमें थिकनेस बढ़ती है तो आर्टेरियल थ्रोम्बाई फॉर्म होंगे। लेकिन अगर ब्लड फ्लो में अल्ट्रेशन आ रहा है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो वीनस थ्रोम्बाई। हाइपर कोगुलेटी ऑफ ब्लड, ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है उसकी कोगुलेटरी मतलब जो नॉर्मल होती है वो क्या हो जाना है, अधिक हो जाना, हाइपर हो जाना। तो ब्लड जो होता है वो थिक हो जाता है, थक्का जल्दी जमने लगता है, उसमें क्लॉट जल्दी होने लगते हैं, तो हाइपर कोगुलेटी ऑफ ब्लड। देन आफ्टर प्रोसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस, प्रोसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस की बात करेंगे। इसमें फर्स्ट होता है रोल ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल, मतलब फर्स्टली ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है वो अपना रोल प्ले करती है। ब्लड वेसल्स की वॉल के बाद उसमें उस ब्लड में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो उसमें फर्स्ट आएगा रोल ऑफ प्लेटलेट, देन आफ्टर रोल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, रोल ऑफ हाइपर कोगुलेटी ऑफ ब्लड, देन आफ्टर है अल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्लो। रोल ऑफ ब्लड वेसल वॉल्स में अगर देखते हैं तो इसमें इंडोथेलियल वॉल जो होती है वो ड्यूअल रोल प्ले करती है। फर्स्ट है एंटी थ्रोम्बिक फंक्शन एंड सेकंड है थ्रोम्बोजेनिक फैक्टर। एंटी थ्रोम्बिक फंक्शन की बात करें तो ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, जो हिपेरिन लाइक सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता बॉडी के अंदर। सेकंड होती है थ्रोम्बोमोडुलेटिंग, थर्ड है इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन,
और इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन मतलब कि बहुत सारे जो प्लेटलेट होते हैं वो आपस आकर चिपक ना जाए, इसको इनहिबिट करने वाले कुछ एंजाइम्स होते हैं, जस्ट लाइक एडीपीएस, प्रोस्टासाइक्लिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। देन आफ्टर ए टिश्यू प्लाज्मिनोजन, टिश्यू प्लाज्मिनोजन का काम होता है फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी, मतलब जो फाइब्रिन्स बन गए हैं जो फिर थक के जमने के बाद या क्लॉट होने के बाद जो फाइब्रिन लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं उसको डिसॉल्व करने का काम करता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन। देन आफ्टर अ थ्रोम्बोजेनिक फैक्टर, थ्रोम्बोजेनिक फैक्टर में फर्स्ट आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि इनिशिएटर होता है थ्रोम्बिन का। देन है वॉन विलब्रेंड फैक्टर, एडेयर ऑफ प्लेटलेट ऑन दी सब एंडोथेलियल वॉल, मतलब जो प्लेटलेट्स होती है वो जो सब एंडोथेलियल वॉल होती है उसमें जाकर एडेयर हो रही है, इसके लिए वो फैक्टर हेल्प करता है। देन है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट को एक्टिवेट करने वाला फैक्टर। देन आफ्टर लास्ट है इनहिबिटर ऑफ प्लाज्मिनोजन, जो प्लाज्मिनोजन होती है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन होती है, उसको इनहिबिट करने वाला फैक्टर। तो ये फैक्टर होता है थ्रोम्बोजेनिक फैक्टर। दिस अबव टू फंक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजरी टू दी endothelial wall. Further, it perform homeostasis and thrombogenesis, means thrombus. Then after a role of platelet, platelet का वर्क क्या है? फर्स्ट प्लेटलेट एडिशन, सेकंड प्लेटलेट रिलीजिंग एक्शन, देन प्लेटलेट एग्रीगेशन। अगर सब इंडोथेलियल वॉल जो होती है रप्चर्ड होती है, वहाँ पे कोई इंजरी होती है तो इंडोथेलियल वॉल जो होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो वॉन विलब्रेंड फैक्टर जो होता है उस प्लेटलेट को अट्रैक्ट करता है और नॉन एक्टिवेटिंग जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एक्सियल फ्लो में, मतलब एक पैरेलल वे पे आकर वहाँ पे मतलब उस फ्लो पे आके मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। देन आफ्टर इट ये जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाकर स्टिक हो जाते हैं। उसके बाद ये जो प्लेटलेट होती है वो एक्टिवेट होती है, कैनालिकुली जो फॉर्म होती है और वो क्या होती है, डायलेट होने लगती है, और कैनालिकुली के डायलेट होने के कारण वैक्यूल फॉर्मेशन होता है, एक सीडोपोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये सीडोपोड लाइक स्ट्रक्चर को आप सीडोपोड ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं। देन आफ्टर टू टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें, अल्फा ग्रेन्यूल एंड डेंस ग्रेन्यूल। जो अल्फा ग्रेन्यूल्स होती है वो रिलीज करती है फाइब्रिनोजन, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रिनोएक्टिन एंड कैटाइनिक प्रोटीन। जो डेंस होती है वो रिलीज करती है एडीपी, कैल्शियम आयन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड इपिनेफ्रिन। तो इन दोनों रिलीजिंग एक्शन के बाद, मीन्स अल्फा एंड डेंस ग्रेन्यूल जो भी रिलीज करती है, इनके बाद जो एडिशनल प्लेटलेट्स होते हैं वो एडेयर होते हैं इंजर्ड एरिया में, और इस इंजर्ड एरिया में जो एडेयर होते हैं उसे ही बोला गया है सेकेंडरी एडरेंस ऑफ प्लेटलेट। फर्स्टली जब इंजरी होती है या थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है तो फर्स्टली प्लेटलेट आकर उसमें एडेयर होते हैं, बट अगर जब अल्फा और डेंस ग्रेन्यूल जब अपनी बहुत सारी चीज़ें सिक्रेट करती है, इसके बाद फिर से उस इंजर्ड एरिया में जब एडिशनल प्लेटलेट्स आ जाते हैं तब उसे बोला गया है सेकेंडरी एडहेरेंस। देन आफ्टर इट अट्रैक्ट दी अदर क्लॉटिंग फैक्टर, उसके बाद ये जो एडहेरेंस प्लेटलेट होती है वो दूसरे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, और उसके बाद जो फाइब्रिनोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में, और फाइब्रिन के कन्वर्ट होने के बाद वो क्लॉट जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। देन है लोड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। अब बताएंगे कि क्लॉटिंग फैक्टर क्या काम करते हैं। कोगुलेशन मैकेनिज्म इज द कन्वर्शन ऑफ द प्लाज्मा फाइब्रिनोजन इनटू द सॉलिड मास ऑफ फाइब्रिन। मीन्स कोगुलेशन जो मैकेनिज्म होता है उसका काम ही यही होता है कि जो प्लाज्मा फाइब्रिनोजन होता है उसको एक सॉलिड मास ऑफ फाइब्रिन में चेंज करना। Then coagulation system is involved in both homeostasis process and thrombus formation. This is already mentioned in the above slides. इसमें प्रोटीएज इनहिबिटर, प्रोटीएज जो होते हैं, जो एडीपीएज होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इन सभी को इनहिबिट करने वाले कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। देन होगा फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम। प्लाज्मिन जो होता है वो एक्ट करता है फाइब्रिन के ऊपर, और ये जो प्लाज्मिन होता है वो फाइब्रिन पे एक्ट करता है और उस क्लॉट को डिस्ट्रॉय करने लगता है, और उस क्लॉट को जब डिस्ट्रॉय करेगा तो उससे बहुत से प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, उसको बोला गया है फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो टुकड़ों में टूट गए इसलिए उसे कहा गया है फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स। देन लास्ट है रोल ऑफ हाइपर कोगुलिटी ऑफ ब्लड। अगर कहीं पे हाइपर कोगुलिटी हो रही है, मतलब थिकनेस आ रही है ब्लड में, विस्कोसिटी उसकी बढ़ रही है, तो उसका रीज़न क्या है। तो ईटियोलॉजी, फर्स्ट है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज में देखेंगे डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड क्लॉटिंग फैक्टर। अगर हम एक्वायर्ड केस की बात करें तो एक्सटेंसिव बर्न, अगर बर्न की कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा 99%, 80%, 40% बर्न है तो उसमें आप बोला जा गया है एक्सटेंसिव बर्न। एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर, क्योंकि कैंसर की स्टेज में जो ब्लड या हीमोपायोटिक सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। देन आफ्टर नेफ्रेटिक सिंड्रोम, क्योंकि किडनी का जीएफआरए डाउन रहता है, वो प्रॉपरली जो जितने भी आपके एक्सक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं उसको बाहर पास आउट नहीं कर पाती, सारे फिनोमिना डिस्टर्ब हो जाती है। देन है सिगरेट स्मोकिंग। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन भी होता है जो कि हमारी बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके रखता है, तो ये जो होता है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी इज़ अ लाइफस्टाइल फैक्टर, क्योंकि इसमें लाइफस्टाइल जितने भी डिसऑर्डर होते हैं इसका कॉज होता है मेनली ओबेसिटी, जिसमें कि फैट ग्रेन्यूल्स बनते हैं जो कि पेरिफेरल ब्लॉकेज को परफॉर्म करते हैं। देन प्यूपेरियम, इंक्रीज्ड क्लॉटिंग फैक्टर। कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड नाइन्थ।
इतने जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो बढ़ जाते हैं. इंक्रीज द प्लेटलेट काउंट एंड देयर एडहेरेंस, बिकॉज फर्स्ट टाइम ऑलरेडी प्लेटलेट्स आके एडहर हो रहे हैं, देन सेकेंडरी एडहेरेंस में फिर से प्लेटलेट आके एडहर हो रहे हैं, तो प्लेटलेट्स जो होती है वो इंक्रीज हो जाती हैं. देन है डिक्रीज एंटी थ्रोम्बिन कोगुलेशन इनहिबिटर. जो चीज़ें कोगुलेट हो रही है उसको इनहिबिट करने वाला है यहाँ पे एंटी थ्रोम्बिन, जो कि क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है. देन है यहाँ पे डिक्रीज फाइब्रिन स्प्लिट प्लग. यहाँ पे जो फाइब्रिन स्प्लिट प्लग मतलब जो चीज़ें थ्रोम्बिन है या फिर जो प्लाज्मिनोजन है जो कि क्या कर रही है इस फाइब्रिन को तोड़े टुकड़ों में, वो भी कम हो जाएगी. देन अल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड फ्लो. अल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्लो में बात करेंगे तो टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो जो कि आर्टेरियल थ्रोम्बाई को फॉर्म करता है, एंड दूसरा होता है यहाँ पे सर्कुलेशन में डिस्टर्ब होना या स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो जो कि मेनली वीनस थ्रोम्बाई को फॉर्म करता है. तो बोथ कंडीशन जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं किसको, नॉर्मल एक्सियल ब्लड फ्लो को. तो एक्सियल फ्लो में अगर या फिर एक्सियल ब्लड फ्लो में अगर डिस्टर्बेंस होगा तो इसके डिस्टर्ब होने के कारण प्रॉपर वे पे जितनी ब्लड को हार्ट में या अदर ऑर्गन्स में जाना चाहिए वो नहीं जा पाता. Then after margination of platelet and attached to the wall and releasing action start and clot formed. इसके बाद उसके एक्सियल फ्लो के डिस्टर्ब होने के बाद जो प्लेटलेट होते हैं वो मार्जिन में चले जाते हैं, मार्जिन में जाकर वॉल से अटैच होते हैं, उसके बाद अपना रिलीजिंग एक्शन स्टार्ट करते हैं और उसके पश्चात ही यहाँ पे क्लॉट जो होता है वो फॉर्म होता है. लास्ट में आता है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में अगर हम ग्रॉसली की बात करें, मतलब जो हमें दिखता है, जो सीन लाइक है, तो इसमें वीनस थ्रोम्बाई. तो वीनस थ्रोम्बाई जो होता है वो बहुत रेड होता है एंड ऑक्लूसिव होता है. उसके बाद है सेकंड आर्टेरियल थ्रोम्बाई. आर्टेरियल थ्रोम्बाई जो होता है वाइट होता है एंड म्यूरल. लाइन ऑफ जान मिक्स लाइन थ्रोम्बाई जिसमें कि रेड एंड वाइट मिक्स रहेंगे. रेड वीनस थ्रोम्बाई जो होता है वो सॉफ्ट एंड जिलेटिनस होता है, और जो वाइट आर्टेरियल थ्रोम्बाई होता है वो पेल एंड फिम होता है. जैसे हम देखते हैं वीनस, वीनस जो होता है वो रेड है एंड ऑक्लूसिव है. रेड एंड ऑक्लूसिव होने के कारण वो सॉफ्ट भी है, जिलेटिनस भी है. जो आर्टेरियल थ्रोम्बाई है वो वाइट एंड म्यूरल है, तो इसलिए यहाँ पे ये पेल है एंड फिर्म है. देन माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखते हैं तो इसमें कंपोजिशन ऑफ थ्रोम्बस डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ ब्लड फ्लो. इफ अगर रैपिडली फ्लो हो रहा है, रैपिड फ्लो हो रहा है मीन्स आर्टेरियल फ्लो है, अगर स्लोनेस ऑफ फ्लो है तो वीनस फ्लो है. दिस इज ऑलरेडी मैंसन. लाइन ऑफ जान में आर्टेरियल जो होती है कंपोजिशन ऑफ प्लेटलेट एंड कैल्शियम आयन. अगर लाइन ऑफ जान में देखते हैं तो जो आर्टेरियल थ्रोम्बाई होती है उसका अगर कंपोजिशन देखते हैं तो उसमें प्लेटलेट एंड कैल्शियम आयन मोर है. देन आफ्टर ए वीनस थ्रोम्बाई. वीनस थ्रोम्बाई में कंपोजिशन ऑफ आरबीसी एंड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स दोनों में है लेकिन कैल्शियम आयन आ गया तो वो आर्टेरियल हो जाएगा, अगर आरबीसीज आ गए तो वीनस. क्लिनिकल इफेक्ट्स कि इन थ्रोम्बाई से क्या क्या क्लिनिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं. तो अगर कार्डियक थ्रोम्बाई है तो सडन डेथ हो सकती है. आर्टेरियल थ्रोम्बाई है तो हाइपोक्सिया, इस्चीमिया, इंफाक्शन, नेक्रोसिस, गैंग्रीन. अगर वीनस थ्रोम्बाई है तो एडिमा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, स्किन अल्सर एंड पुअर वुंड हीलिंग. कैपिलरी थ्रोम्बाई है तो DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन. मतलब जो इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन अब स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसमें डिस्टर्बेंस का हो जाना, और एक जो होता है ये जस्ट लाइक अ डिसऑर्डर. फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस मीन्स थ्रोम्बोसिस बना कैसे, इसकी क्या प्रोसेस होती है. फर्स्ट है रिजोल्यूशन. टिश्यू प्लाज्मिनोजन कन्वर्टेड इनटू द प्लाज्मीन एंड क्लॉट फॉर्म. टिश्यू प्लाज्मिनोजन जो होता है वो प्लाज्मीन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड क्लॉट को फॉर्म करता है. दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन. फैगोसाइटिक एक्टिविटी स्टार्ट्स देन ग्रेनुलोसन टिश्यू फॉर्मेशन. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होगा कि जो भी थ्रोम्बस बन गया वहाँ पे फैगोसाइटिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई, उसके बाद ग्रेनुलोसन टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया. दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. देन है प्रोपोगेशन. इंक्रीज द साइज ऑफ थ्रोम्बाई ड्यू टू कैल्शियम आयन एंड ब्लॉक द ल्यूमेन कंप्लीटली. अगर जो थ्रोम्बाई होती है उसकी साइज अगर इंक्रीज हो गई कैल्शियम आयन के कारण तो वो ल्यूमेन को कंप्लीटली ब्लॉक करती है. तो ये प्रोपोगेशन मतलब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा बहुत अधिक देखने को मिलेगा. एंड लास्ट है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. Infected and friable thrombi may get detached from the vessel wall and goes to the circulation and produce ill effect. अगर ये थ्रोम्बस जो अटैच्ड है वो वहाँ से डिटैच हो गया वेसल वॉल से और वो सर्कुलेशन में आ गया और सर्कुलेशन में फ्लो होने लग गया तो वो दैट इज़ कॉल्ड एम्बोलिज्म. तो अगर इसमें थ्रोम्बस जो होता है वो अगर सर्कुलेशन में आता है और वो आने के बाद बहुत ही इल इफेक्ट दिखाता है, बहुत ही ज़्यादा ही सिस्टेमिक मतलब मोर सीवियर इफेक्ट दिखेंगे, तो दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. तो मीन्स है रिजोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोपोगेशन एंड लास्ट है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. थैंक यू.